समझ में आती हैं, पता चलता जाएगा। न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन 1 October 20x0, Paladin secured a majority equity shareholding in Saracen on the following terms. पहला, an immediate payment of $4 per share on 1 October 20x0, यानी एक तो हमने उनको कैश दे दिया, एंड डू रिमेंबर ये ट्रांजैक्शन हम सब्सिडरी के साथ नहीं बल्कि सब्सिडरी के फॉर्मर शेयर होल्डर्स के साथ कर रहे हैं। पहले वो थे हमारी जगह पे, अब हमने शेयर्स खरीद दिए तो हम आ गए उनकी जगह पे, तो वो एक्स बन गया। A further amount deferred until 1 October 20x1 of $5.4 million. ये सिर्फ और सिर्फ डेफर्ड अमाउंट है, कंटिजेंट नहीं है, यानी देना तो है, और कितने अरसे के बाद देना है? 1 October 20x1 यानी एक्विजिशन के 1 साल बाद देना है। तो जब भी हमने अमाउंट 1 साल या 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद देना होता है तो उसको हम डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, और हर साल उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते आते हैं। And the immediate payment has been recorded in Paladin's statements, but the deferred payment has not been recorded. Paladin's cost of capital is 8% per annum. अच्छा, पहले हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सैरेसन, सैरेसन के कितने शेयर्स खरीदे हैं पैलेडिन ने? वारिस दिवेश को गालिबन वो पासवर्ड पूछ रहा होगा, तो कंफर्म करो, या तो उसने मीटिंग आईडी सही डाली हो या फिर पॉसिबली वो पासवर्ड पे कंफ्यूज हो रहा होगा। अगर पासवर्ड पूछ रहा है तो अलहम्द का पासवर्ड उसको बता दो। ओके, सो पैलेडिन ने सैरेसन के कितने मिलियन शेयर्स खरीदे हैं? 8 मिलियन शेयर्स। अभी हमें परसेंटेज नहीं पता, तो हम नीचे देखते हैं कि सैरेसन के टोटल इशूड शेयर्स हैं कितने। सैरेसन के टोटल इशूड शेयर्स कितने हैं? How do we calculate the number of shares? Share capital divided by par value. करेक्ट। तो सैरेसन की स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि उसके जो इशूड शेयर कैपिटल है वो 10 मिलियन का है, और पार वैल्यू कितनी है? $1 ईच है। $10 मिलियन शेयर्स हैं, और हमने कितने खरीदे हैं? 8 मिलियन। कितना फीसद है? 80%। करेक्ट। अच्छा, अब हमने खरीदे कैसे हैं? एक हमने दी है कैश, इमीडिएट कैश कितना दिया है?
$4 पर शेयर के हिसाब से, तो $4 पर शेयर के हिसाब से बन रहे हैं 32 मिलियन। ओके, तो ये आ गई हमारी कैश कंसिडरेशन 32 मिलियन, और ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और दूसरा हमने क्या दिया है, वादा किया है डेफर्ड कंसिडरेशन, कितने पैसे देंगे, 5.4 मिलियन। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, 5 मिलियन। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है 37, जिसमें से कैश वाली कंसिडरेशन तो रिकॉर्डेड है, बाकी डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्डेड नहीं है। तो डेफर्ड कंसिडरेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट किया हमने इन्वेस्टमेंट इन सैरसन, और क्रेडिट किया डेफर्ड कंसिडरेशन। इसकी वैल्यू आपने निकाली 5 मिलियन। तो ऊपर बैलेंस शीट में 32 पे तो रिकॉर्डेड है ही, 5 मिलियन हमने फर्दर डेबिट कर दिया। अच्छा, ईयर एंड पे क्या करेंगे, हम करेंगे इसको अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। 5 मिलियन पे इंटरेस्ट लगेगा 8%। तो डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, 5 मिलियन का 8% कितना बनेगा, और क्रेडिट करेंगे डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, तो 5 मिलियन हमने डेबिट किए इन्वेस्टमेंट में, और 4 लाख हमने डेबिट किए प्रॉफिट लॉस में एज अ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, ये पहला एरिया हो गया। हमारा ईयर एंड क्या आ रहा है, 30 सितंबर 20x1। तो हमें सेंडर को अक्वायर किए हुए, सेरेसन को अक्वायर किए हुए पूरा 1 साल गुजर चुका है। ऑन 1 February 20x1, Paladin also acquired 25% of equity shares of Augusta, paying $10 million in cash. नीचे बैलेंस शीट में देखें, इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा रिकॉर्डेड है $10 million पे। Augusta made a profit of $1.2 million for the year ended 30th September 20x1. हमारी ऑगस्टा में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 25%।
तो पैलेडिन में हमारी इन्वेस्टमेंट है 80%, सॉरी सैरासन में। तो सैरासन बनी हमारी सब्सिडरी, और ऑगस्टा में हमारी इन्वेस्टमेंट है 25%। ऑगस्टा है हमारी एसोसिएट। खैर, इसमें इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड है, बाकी जो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स से यहां हम शो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ओके, तो एक हम दिखा रहे हैं कंसिडरेशन। ऑगस्टा को हमने खरीदा है $10 मिलियन में, और इक्विटी अकाउंटिंग के तहत IAS 28 के तहत हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स। ऑगस्टा ने इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट किया है? 1.2 मिलियन का, जबकि हमें ऑगस्टा को खरीदे हुए कितना अरसा गुजरा है? हमें ऑगस्टा को अक्वायर किए हुए कितना टाइम हुआ है? 8 मंथ्स, करेक्ट। उसके पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 1.2 मिलियन। तो 8 मंथ्स का कितना होगा, और उसमें हमारा हिस्सा कितना? 25%, 200। तो हमारी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आएगी 10 मिलियन 200 पे। ठीक है, ओके। उसके बाद बैलेंस शीट हमारे सामने है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट इन सैरासन है, इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा है, करंट एसेट्स है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। 25,700 का बैलेंस था। जब हमने अक्वायर किया था, और इस साल हमने प्रॉफिट किया है 9,200 का, सैरासन ने प्रॉफिट किया है 6 मिलियन का। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में रिकॉर्डेड है, और करंट लायबिलिटीज हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। पैलेडिन्स पॉलिसी is to value the non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. For this purpose, the directors of Paladin considered a share price of Saracen of 3.50 per share to be appropriate. Okay, हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 8 मिलियन। बाकी एनसीआई के पास कितने शेयर्स हैं? 2 मिलियन। लेट्स कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। How much is fair value of NCI? Yes, Varis, it's 7 million. क्योंकि हमने 2 मिलियन शेयर्स नहीं खरीदे जो एनसीआई के पास है, और हर शेयर की वैल्यू 3.5 है। तो एट एक्विजिशन एनसीआई की फेयर वैल्यू वाज 7 मिलियन। नोट नंबर 2,
At the date of acquisition, the fair values of Saracen's property, plant and equipment were equal to its carrying amount. ये IFRS 3 की तरफ से लाजिम है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में चाहे आप रिवैल्यूएशन मॉडल्स फॉलो करते हो या ना करते हो, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तहत एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी के तमाम तर नेट एसेट्स, सब्सिडरी के तमाम तर नेट एसेट्स रीवैल्यू किए जाएंगे। आवाज में डिस्टरबेंस है अहमद? कंफर्म करें अगर आवाज में किसी और को डिस्टरबेंस है तो प्लीज। सजाद, ये पिक्चर थोड़ी वैसे ही ब्लर है, अगर मैं ऐसे करूं तो देखो, माउंट करूं तो पिक्चर थोड़ी वैसे ही ब्लर है, ऊपर वाला पार्ट क्लियर है, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ब्लर आया है इसका। ओके, मैं थोड़ा और लाउड कर लेता हूं। ठीक है। अच्छा, अब सीन ये बना है कि मैं एक चीज थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं, आप बराए मेहरबानी थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा कि IFRS 3 के मुताबिक डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडरी के तमाम तर नेट एसेट्स, सब्सिडरी के तमाम तर नेट एसेट्स रीवैल्यू करना लाजिम है, यहां तक कि अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर किसी एसेट को रीवैल्यू करने से मना किया गया हो तो भी कंसोलिडेशन के अंदर उस एसेट को रीवैल्यू किया जाएगा। मसलन आउट ऑफ क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि एज पर IAS 2 इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? एज पर IAS 2 इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? करेक्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, यानी दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होगा, लोअर होगा, छोटा होगा, इसका साफ साफ मकसद यह है कि इन्वेंट्री कभी भी अपवर्ड रीवैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसकी NRV कॉस्ट से ज्यादा है तो वो कॉस्ट पे रहेगा, अगर उसकी NRV कम है तो कम पे रहेगा, लेकिन इन्वेंट्री कभी भी अपवर्ड रीवैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन हम इन्वेंट्री को भी रीवैल्यू करते हैं एट डेट ऑफ एक्विजिशन। ये तो मैंने क्वेश्चन से हटके बात कर ली। आपको समझाने के लिए कि वो कोई भी एसेट जिसको वैसे इंडिविजुअल स्टेटमेंट में रीवैल्यू करने की इजाजत नहीं भी है, यहां तक कि पाबंदी भी है, मना है उस एसेट को रीवैल्यू करना,
लेकिन कंसोलिडेशन के टाइम पे डेट ऑफ एक्विजिशन पे तमाम तर नेट एसेट्स को रीवैल्यू किया जाएगा, चाहे उसका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रीवैल्यू करने की इजाजत देता हो या ना देता हो। So, Saracen's property, plant and equipment had the same fair value as its carrying amount. तो उस दिन पे उसके कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू दोनों बराबर थे, with the exception of Saracen's plant, which had a fair value of $4 million above its carrying amount. बाकी सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर थी, मासिवा एक प्लांट के, उस प्लांट की फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 4 मिलियन ज्यादा थी। एट द डेट द प्लांट हैड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 4 years. Saracen uses straight line depreciation for plant, assuming a nil residual value. Also, at the date of acquisition, Paladin valued Saracen's customer relationships as an intangible asset at fair value of $3 million. वैसे इंडिविजुअली IAS 38 कस्टमर रिलेशनशिप्स को रिकॉर्ड करने से मना करता है कि कस्टमर रिलेशनशिप्स को कभी भी इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कस्टमर रिलेशनशिप को भी रिकॉर्ड करेंगे। Saracen has not accounted for this asset. Trading relationships with Saracen's customers last on average for 6 years. अच्छा, अब हम बनाते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कब कब के बनाते हैं? एक हम बनाते हैं एट एक्विजिशन, एक हम बनाते हैं एट ईयर एंड, और एक हम बनाते हैं पोस्ट एक्विजिशन। नेट एसेट्स का क्या मकसद है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और एसेट में से जब हम लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो ये बन जाती है इक्विटी। हम देखेंगे कि सब्सिडरी की इक्विटी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जब हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया तो उसके पास शेयर कैपिटल कितना था? ईयर एंड पे बताया हुआ है 10 मिलियन है, लेकिन ये बात याद रहे कि सब्सिडरी बनने के बाद कभी भी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। तो यानी डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी 10 मिलियन थे, अभी भी 10 है, और हमारी सब्सिडरी बनने के बाद सैरेसन ने कोई भी शेयर इश्यू नहीं किए और ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकती है। उसके बाद आते हैं रिटेन अर्निंग्स पे। जब हमने खरीदा उस दिन पे रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 12,000, और हमें खरीदे हुए पूरा साल हुआ है। देवेश, सब्सिडरी अगर न्यू शेयर इशू करेगी तो हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। मिसाल सब्सिडरी के 10 मिलियन शेयर्स इशूड है, उसमें 8 मिलियन हमारे पास है, तो हम 80% है। अगर सब्सिडरी 50 लाख मजीद शेयर इशू करती है
तो उससे क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल है सब्सिडरी के ऊपर, वोटिंग पावर है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। और यकीनन कंपनी सब्सिडरी जब भी शेयर इशू करने जैसा सीरियस डिसीजन या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगी, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो हम ही बैठे हैं, और हम कभी भी सब्सिडरी को शेयर इशू करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि अगर सब्सिडरी ने ऐसा किया तो हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, अगर वो कंपनी राइट इशू करती है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू करती है, अगर सब्सिडरी को फाइनेंस चाहिए तो वो लोन ले सकती है, या हम उससे राइट इशू करवा सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडरी न्यू शेयर इशू नहीं कर सकती। प्रैक्टिकली अगर पेरेंट के डायरेक्टर्स ऐसा अरेंजमेंट बनाए कि पेरेंट का अरेंजमेंट डाइल्यूट ना हो, तो कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी न्यू शेयर इशू कर सकती है, लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसी कोई भी हरकत एग्जाम में नहीं की जाएगी। और अगर सब्सिडरी को फाइनेंस चाहिए भी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे तो वैसे भी पेरेंट ने देने हैं, क्योंकि अगर उसको कंट्रोल अपना मेंटेन करना है, तो ज्यादा से ज्यादा राइट इशू तो सब्सक्राइब ही पेरेंट को करने पड़ जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोन शोन लेके काम चला लो, अपना फजूल में सर पे दूसरे लोगों को सवार ना करें। लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी शेयर इशू कर सकती है, एग्जाम में ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। ओके, रिटर्न अर्निंग्स उस दिन पे 12 मिलियन थी। ईयर एंड पे रिटर्न अर्निंग्स कितनी है? ईयर एंड पे रिटर्न अर्निंग्स कितनी है? सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स ईयर एंड पे कितनी है? ओके, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे 12 मिलियन थी, और ईयर एंड पे 18 है। हमारी सब्सिडरी बनने के बाद उसके नेट एसेट्स में 6,000 का इजाफा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा सब्सिडरी के पास एक प्लांट है जिसको के कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्डेड रखा हुआ है। उसकी फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा है? $4 मिलियन ज्यादा है। तो हम अपने प्लांट को रिकॉर्ड करेंगे 4 मिलियन पे, ईयर एंड पे भी रिकॉर्ड करेंगे, और पोस्ट में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट हमारे आने से पहले ही बढ़ा हुआ था, हमारे आने के बाद नहीं बढ़ा। और इसकी हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन। यकीनन जब पेरेंट ने एसेट को रिवैल्यू ही नहीं किया, तो डेप्रिशिएट भी कॉस्ट पे ही किया होगा। तो 4 मिलियन की जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, वो 4 सालों के ऊपर तकसीम होगी। तो हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 साल की 1 मिलियन, और ये डेप्रिसिएशन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में चार्ज होगी।
उसके अलावा सैरसन के पास एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू है $3 मिलियन, लेकिन सैरसन ने उसको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, और लाइफ कितनी है? 6 साल। तो हमें इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे 3 मिलियन का। और इसको करेंगे अमोटाइज कितने सालों के ऊपर? 6 सालों के ऊपर। तो हर साल ये इंटेंजिबल एसेट कितने से अमोटाइज होगा? 500 से। करेक्ट। ठीक है, इसको टोटल कर लें। $29,000 at acquisition. $33,500. Post. $4,500। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 3। At 31st September 20x1, Saracen's inventory included goods bought from Paladin. Saracen की इन्वेंट्री में वो गुड्स मौजूद हैं जो कि पैलेडिन से खरीदे गए हैं। एट कॉस्ट टू सैरसन, सैरसन के लिए जो कॉस्ट होगी वो पैलेडिन के लिए क्या होगी? बायर के लिए जो कॉस्ट है सेलर के लिए वो क्या है? सेल। करेक्ट, सेलिंग प्राइस। यानी इसमें प्रॉफिट शामिल है $2.6 मिलियन। पैलेडिन हैड marked up these goods by 30% on cost. ये 2.6 मिलियन सेल नहीं है, ये सिर्फ वो इन्वेंट्री है जो कि साल के आखिर में अनसोल्ड है, जो कि साल के आखिर में सैरसन के पास पड़ी हुई है। अगर इस पे 30% मार्कअप लगाया गया है तो 2.6 मिलियन में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? $600 की फिगर आ रही है। यस, अदर्स इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा?
600, ठीक है। ये प्रॉफिट कमाया हुआ किसने है, सब्सिडरी ने कि पेरेंट ने? पेरेंट, ओके। तो प्रॉफिट किसका बढ़ा हुआ होगा, पेरेंट का, और इन्वेंट्री किसकी बढ़ी हुई होगी, सब्सिडरी की। लेकिन इन्वेंट्री क्योंकि एसेट है, और एसेट में तेरा मेरा नहीं होता, एसेट दोनों का एक ही माना जाता है। हम डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स 600 से, और क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री को भी 600 से। नोट नंबर 4, impairment tests were carried out on 30th September 20x1। ये मैं आपको वाजे कर चुका हूं कि एज पर IAS 36, goodwill acquired in a business combination must be tested for impairment annually। तो हमने गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल करनी है। which concluded that consolidated goodwill was not impaired। चलो मुबारक हो, गुडविल इंपेयर नहीं हुई है। बट ड्यू टू डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा was impaired by $2.5 million। कितने से इंपेयर हुई है, $2.5 million। अगर ये लिखता कि ऑगस्टा की वैल्यू 2.5 मिलियन से गिरी है, तो हम 2.5 मिलियन का 25% लेते। लेकिन इसमें वाजे किया गया है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा है वो इंपेयर हुई है। तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा कितनी हो जाएगी, ओके 7,700। ठीक है, वी आर डन विद द नोट्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट गुडविल। गुडविल में एक हम रख रहे हैं कंसिडरेशन बाय पेरेंट। पेरेंट ने सेरेसन को कितने में खरीदा है, 37 मिलियन में। प्लस हम करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमने कितना कैलकुलेट किया, 7 मिलियन। इसमें से हम माइनस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स
एट एक्विजिशन, हमने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है एक्विजिशन पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, 29 मिलियन। तो गुडविल कितनी आ गई, 15,000। और इसमें किसी किस्म की कोई इंपेयरमेंट नहीं हुई है। अच्छा, इसके बाद हम एनसीआई को कंप्लीट कर लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमने रखा हुआ है, उसके अलावा हम इसको देंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स। सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स कितने हैं, 4,500। इसमें एनसीआई का हिस्सा कितना होगा, 20%, 900। और ना तो सब्सिडरी ने प्रॉफिट अनरियलाइज किया हुआ है और ना ही गुडविल इंपेयर हुई है, तो एनसीआई बन गया 7,900 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आ जाए ग्रुप रिटेन अर्निंग्स की तरफ। रिटेन अर्निंग्स क्योंकि इक्विटी आइटम है, तो इक्विटी आइटम का रूल क्या रहेगा, पेरेंट की 100%, क्वेश्चन में देखें पहले दिन की रिटेन अर्निंग्स कितनी है ईयर एंड पे, 34,900। अच्छा, और सब्सिडी का क्या लेंगे, सैरेसन्स पोस्ट एक्विजिशन शेयर 4,200 का 80%, सॉरी 4,500 का 80%, 3,600। तीसरा हम लेंगे एसोसिएट्स पोस्ट एक्विजिशन शेयर, ये हम वर्किंग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। 200 का प्रॉफिट हमारे हिस्से में आया था, 1200 का 8 महीना, 8 महीने का 25%। तो इन्वेस्टमेंट इन ऑगस्टा में डेबिट हुआ था, यहां पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स। कैश कंसिडरेशन रिकॉर्डेड है, डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्डेड नहीं थी, उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 400 की फाइनेंस कॉस्ट।
कितनी है 400, ये हमने कर दी यहां से माइनस। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉसेस ऑगस्टा में कितना इंपेयरमेंट लॉस था 2500। ये हमने माइनस कर दिया। उसके अलावा आते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे। यूआरपी था 600 का, ये हमने 600 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर दिया। और कुछ ऐसी चीज जो कि रिटर्निंग्स में आनी चाहिए। एक्सेस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, टोटल करें इसको। 35,200। ठीक है, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब आ जाए पहले एसेट्स पे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? पेरेंट के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 40,000, प्लस सब्सिडरी के हैं 31,000। फिर सब्सिडरी का एक प्लान बढ़ा था 4 मिलियन से, और उसको हमने डेप्रिशिएट किया था 1 मिलियन से। $74,000। 74,000। और क्या है इसके पास?
इंटेंजिबल एसेट 7,500 पहले से रिकॉर्डेड है और 3,000 का कस्टमर रिलेशनशिप था। कितना रिकॉर्डेड ऊपर? 7,500। 7,500 पहले से रिकॉर्डेड है, 3,000 का कस्टमर रिलेशनशिप और माइनस 500 की अमोर्टाइजेशन 10,000। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की जगह पे आ गई गुडविल, और गुडविल हमने कैलकुलेट किए 15,000। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हमने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है और ये बैलेंस आ रहा था 7,700 का। क्या टोटल है नॉन करंट एसेट्स का? $106,700। ये आ गया हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद आते हैं हम करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में डायरेक्टली एक ही फिगर गिवन है, हमें अलग अलग से नहीं बताई गई। 22,000 और 13,700। और इसमें से हमने माइनस करना था यूआरपी। बाकी कोई इंट्रा ग्रुप बैलेंस नहीं था मौजूद, ना ही गुड्स और कैश इन ट्रांजिट था। तो 22,000 प्लस 13,700 माइनस 600 का अनरियलाइज प्रॉफिट। $35,100। ये आ गए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने हैं? नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एसेट्स का साइड पहले टोटल ना किया करें। इससे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट अब जब इक्विटी और लायबिलिटीज का साइड लिखता जाएगा, हर स्टेप के बाद ये सोचता जाएगा कि बाकी कितना डिफरेंस है, बाकी कितना डिफरेंस है। उसको इस बात की टेंशन होगी कि कहीं मेरा बैलेंस आउट तो नहीं हो रहा, और इस टेंशन में वो कोई काम की चीज भूल जाता है। इसलिए टारगेट पहले सेट ना करो, आप दोनों साइड्स एक बार लिख लें, उसके बाद टोटलिंग कर लें। लेकिन यहां पे अब क्योंकि हम एक्सेल पे सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे पास मिस्टेक्स को करेक्ट करने की गुंजाइश मौजूद होगी। लेकिन बेहतर होगा कि आप एसेट्स की साइड को पहले टोटल ना करें, कहीं आपका दिमाग उसको टारगेट ट्रीट ना करना शुरू हो जाए। दूसरी साइड
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्योंकि इक्विटी आइटम है, तो इक्विटी आइटम का रूल है पेरेंट का एज रिपोर्टेड एंड सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का शेयर। लेकिन शेयर कैपिटल में सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन में कभी भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में सब्सिडरी बनने के बाद शेयर इशू नहीं कर सकती, इसीलिए शेयर कैपिटल हम हमेशा पेरेंट का ही लेंगे 50,000। शेयर प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं। हम डायरेक्टली रखते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है 35,200। ये बन गया 85,200। इसके बाद हम आते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 7,900। इसके बाद हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे। और नॉन करंट लायबिलिटीज में शायद एक ही चीज थी सिर्फ, डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स कितना है? 15,000 और 8,000 का, और इसमें एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है। 15 + 8 23,000। फिर हम आते हैं करंट लायबिलिटीज पे। वारिस 400 कौन सा? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट वाला, वो करंट लायबिलिटी से करेंगे क्योंकि हमें कल पे करना है। आज हम खड़े हैं 30 सितंबर 20x1 पे, और कल 1 अक्टूबर 20x1 है, यानी कल हमने पेमेंट करनी है, तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी से करेंगे। दूसरी बात, सिर्फ 400 माइनस नहीं करेंगे, और जो डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्डेड ही नहीं है उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। तो 5,000 भी क्रेडिट करेंगे और 400 भी क्रेडिट करेंगे। याद रहे, ये 5,000 भी रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 11,600 प्लस 8,700 प्लस 5,000 डेफर्ड कंसिडरेशन प्लस 400 की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, जो कि डेबिट हो चुकी है रिटेन अर्निंग्स में और क्रेडिट होगी करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है? $25,700।
ये क्या 25,700। तो इक्विटी का साइड लायबिलिटीज का साइड टोटल करे, सही। वारिस एक साथ ही टोटल मार दो सबको। $141,800। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।